कांग्रेस लीडर उदित राज का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि वीवीपैट की गिनती की इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या अदालत धांधली में शामिल है। उन्होंने कहा वोटिंग के अमल में तकरीबन 2 माह लग गए तो गिनती में 3 रोज और लग जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बात मैंने सही कहा कि इलेक्शन कमीशन की हालत खराब है। एक इलेक्शन कमिश्नर रिवोल्ट कर रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और इलेक्शन कमीशन की 2 आंखें हैं। और ऐसी स्थिति में जब 22 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में गई पिटीशन लेकर के कि वीवीपैट की गिनती बढ़ाई जानी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया। एक कारण यह भी था कि इसमें डिले होगा। जब 3 महीने तक आप इलेक्शन का प्रोसेस शुरू करते हैं, सारा डेवलपमेंट वर्क खत्म ठप पड़ा हुआ है और सारी गतिविधियों के ऊपर बहुत गिरावट आई है, धीमा पड़ा हुआ है, तो 1-2 दिन अगर ज़्यादा लग ही जाता है तो कौन सा बड़ी बात हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो बिहेवियर था ये तो हमारे समझ में नहीं आता। और लोग कह रहे हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में एलिगेशन लगा रहा हूँ। मेरा एलिगेशन नहीं, मैं कंसर्न रेज कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों किया। एलिगेशन तो वास्तव में उन लोगों ने लगाया था जब 4 जजेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो इंडिपेंडेंस है या जो उसका ऑटोनॉमी है वो थ्रेटन है। तो वो तो रियल एलिगेशन तो वही था। और अभी तो तमाम जजमेंट ऐसे हैं जिसके ऊपर जजेज भी कमेंट कर रहे हैं, लॉयर्स भी जज कर रहे हैं, अब मीडिया में भी आ रहा है इस बात को लेकर। तो मेरा कंसर्न यह है कि सुप्रीम कोर्ट मस्ट डू इट्स ड्यूटी। कर्नाटक कांग्रेस में खींचतान जारी है। इस बीच कांग्रेस रुकन असेंबली डॉक्टर सुधाकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा ईवीएम पर जारी बहस गैर जरूरी है। एग्जिट पोल और ईवीएम से छेड़छाड़ का कोई ताल्लुक नहीं है। वाजिब के कल ही ईवीएम और वीवीपैट मिलान मामले की शिकायत लेकर ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन से मुलाकात कर चुकी है। ऐसे में डॉक्टर सुधाकर का बयान कांग्रेस के लिए दर्दसर साबित हो सकता है। एग्जिट पोल्स के साथ साथ मुल्क के सियासी हलकों में एक और सवाल गश्त कर रहा है, क्या आम इंतखाबात के नताइज कर्नाटक की मखलूत हुकूमत पर असरअंदाज होंगे। सवालात ये है कि बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलेंगी तो क्या होगा, या फिर कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलेंगी तो क्या होगा। क्या 23 मई के बाद कुमारस्वामी हुकूमत रहेगी या नहीं। आम इंतखाबात के नताइज का कर्नाटक में सांसें थाम कर इंतजार किया जा रहा है। एग्जिट पोल्स ने जहां बीजेपी को कर्नाटक में खुश कर दिया है, वहीं कांग्रेस और जेडीएस खेमे को फिक्रमंद कर दिया है। बेशतर एग्जिट पोल्स बीजेपी को 20 से ज्यादा सीटें बता रहे हैं। अगर ये सच साबित होता है तो कुमारस्वामी हुकूमत चंद दिनों की मेहमान साबित हो सकती है। हासिल होती है तो कर्नाटक में बीजेपी एक ताकतवर जमात की हैसियत से उभर सकती है। जहाँ तक ऐसा सियासी मुबस्सरीन का ख्याल है कि बीजेपी और जनता दल सेकुलर मिलकर मखलूत हुकूमत बनाएंगे, कांग्रेस को किनारे लगा देंगे, तो इसके इम्कानात बहुत कम है, क्योंकि बीजेपी साबिक़ा तजुर्बे को दोहराना नहीं चाहती। बीजेपी के लीडरशिप और वर्कर्स की ज़बरदस्त हौसला अफजाई होगी इससे और बड़ा एतमाद पैदा हो जाएगा उनको। अब गवर्नमेंट बनाने के मामले में है, ऑलरेडी कई फैन सेटर्स कांग्रेस में हैं और जनता दल में भी हैं जो इनके पास ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन शायद अब बीजेपी बजाय इनको ज्वाइन करके इनका एहसान मानने के गालिबन असेंबली को डिसॉल्व करके नए इलेक्शन के लिए जाना पसंद करेगी, क्योंकि खुद जनता दल में से भी आवाज़ें उठ रही हैं ऐसी। दूसरी जानब नताइज अगर इसके बरअक्स आते हैं, यानी कांग्रेस और जेडीएस खेमे को 20 से ज्यादा सीटें मिलती हैं और उसमें कांग्रेस 15 सीटों से ज्यादा कब्जा करती है और जेडीएस सिर्फ 3 तक महदूद रहती है, तब भी रियासत में क़यादत की तब्दीली के इम्कानात पाए जाते हैं। दिनों से ऐसा देखने में आ रहा है कि सिद्धरामैया फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कोशां हैं। तो अगर मरकज़ में यूपीए को बेहतर नताइज आ सकते हैं तो कांग्रेस को भी यहाँ पर इस ताकत सियासी क़ुव्वत हासिल होगी और सिद्धरामैया को दोबारा चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश की जा सकती है दोबारा। या ये भी इम्कानात अगर कुमारस्वामी चाहें तो कर्नाटक में दरमियानी मुद्दत के इंतखाबात करा सकते हैं। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नताइज जेडीएस के हक में नहीं आते हैं तो जेडीएस खुद बीजेपी के साथ हाथ मिला सकती है। ऐसे में अगर मरकज में बीजेपी इख्तिदार में आती है तो कुमारस्वामी को मरकजी काबीना में जगह देकर बीजेपी कर्नाटक में अपना सीएम बना सकती है। देवेगौड़ा खानदान से किसी एक को नायब वज़ीर आला का ओहदा भी दिया जा सकता है। यही फार्मूला
यूपीए भी अपना सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। इंतखाबात और एग्जिट पोल के बाद अब 23 मई का बेसब्री से मुल्क को इंतजार है। उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ रही हैं। इस बार उम्मीदवारों को नतीजे के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए रिपोर्ट। उल्टी गिनती गिन रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कई उम्मीदवारों के लिए ये इंतजार लंबा हो सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग में गड़बड़ी के अंदेशे की वजह से इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि हर हल्के असेंबली में 5-5 काउंटिंग सेंटरों का वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से मिलान किया जाए। अभी तक हर असेंबली हल्के से सिर्फ एक काउंटिंग सेंटर से ही वीवीपैट पर्चियां मिलाई जाती थी। नतीजों के लिए लंबा हो सकता है इंतजार। 5-5 काउंटिंग सेंटर की वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से होगा मिलान। लॉटरी सिस्टम से होगा हर असेंबली में काउंटिंग सेंटर का इंतखाब। मुलाजिमीन करेंगे वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम से मिलान। वीवीपैट पर्चियां काउंटिंग करने में लग सकता है 5 घंटे से ज्यादा का वक्त। 5 वीवीपैट मशीनों का एक के बाद एक मिलान करनी है मशीन के रिजल्ट से, तो ये हमें लगता है कि लगभग 5 घंटे और लगेगा। तो यदि मान लीजिए शाम को 6 बजे तक मशीनों की गिनती हो गई और टैबुलेशन भी हो गया, तो उस 6 बजे से 5 घंटे और जोड़ के 11 बजे तक हम सर्टिफिकेट देंगे जो भी जीतने वाले कैंडिडेट हैं। तो थोड़ा सा समय तो इस बार लगेगा। मध्य प्रदेश असेंबली चुनाव 2018 में कांग्रेस की शिकायत पर हर राउंड के बाद सर्टिफिकेट जारी किए गए थे, जिससे काउंटिंग में वक्त लगा था। और भोपाल के नरेला समेत कई असेंबली हलके ऐसे रहे हैं जहां पर रिजल्ट के लिए आधी रात का इंतजार करना पड़ा। वहीं इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वीवीपैट पर्चियों के मिलाने से करीब 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा, जिससे मुमकिन है कि नतीजे आने में काफी वक्त लग जाए। मध्य प्रदेश में बाकी राज्यों की तुलना में नंबर ऑफ राउंड्स ज़्यादा है। बाकी राज्यों में आप देखेंगे कि 16-17 राउंड में काउंटिंग खत्म हो जाती है। मध्य प्रदेश में 20-22 राउंड होते हैं, क्योंकि हमारे मतदान केंद्र ज़्यादा है, तो काउंटिंग में समय तो लगेगा। उम्मीदवारों की ईवीएम को लेकर शिकायतों के बाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्म अब उम्मीदवारों के लिए टेंशन की वजह बन गया है, क्योंकि अब उनके इंतजार का वक्त लंबा हो गया है। खैर, अब देखना होगा कि उम्मीदवारों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अयोध्या पर सियासत के बीच अयोध्या से अच्छी खबर भी आ रही है। जी हां, अयोध्या के सिरकुंज मंदिर में रोजेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस इफ्तार का मकसद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का पैगाम देना था। इफ्तार के मुंतजिम सूफी संत महंत युगल किशोर दास का कहना है कि भेदभाव खत्म करने का संदेश अयोध्या से ही मिल सकता है। देखिए रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पर जारी सियासत ने अयोध्या को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया, लेकिन अयोध्या पर सियासत के बीच अयोध्या से ही हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का पैगाम दिया जा रहा है। अयोध्या के सरयू कुंड मंदिर वशिष्ठ कुंड में सूफी संत महंत युगल किशोर दास की जानिब से रोजादारों के लिए इफ्तार का इंतजाम किया गया। महंत युगल किशोर दास ने कहा कि इस इफ्तार का मकसद हिंदुओं और मुसलमानों को इत्तेहाद का संदेश देना है। उन्होंने कहा कि अयोध्या किसी एक फिरके की नगरी नहीं है, बल्कि ये सरजमीन सबके लिए पवित्र है। महंत युगल किशोर दास ने मजीद कहा कि अगर 6 दिसंबर 1992 से पहले इस तरीके की पहल की गई होती तो 6 दिसंबर का वाकया पेश नहीं आता। वहीं इफ्तार में शामिल मुसलमानों ने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए इस तरह की पहल जरूरी है। मंदिर से कीर्तन की आवाज गूंजे और मस्जिद से अज़ां की सदा आए। मुल्क की आन बान रहने दो, जिंदगी के निशान रहने दो, कीर्तन मंदिरों में प्यारे, मस्जिदों में अजान रहने दो। ऐसा कुछ माहौल देश का होना चाहिए। सब लोग अपना अपना काम करें बगैर किसी हस्तक्षेप के। आज आदरणीय युगल किशोर शास्त्री जी ने रोज़ा इफ्तार किया और मैं मुजम्मिल फ़िदा उर्दू पोएट और सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। देखिए, ये तो रोज़ा इफ्तार यहाँ जो है इस मंदिर में जो सरयू कुंज राम जानकी मंदिर है, यहाँ पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है और इसका उद्देश्य है कि हिंदू मुसलमान सब मिलजुल कर रहे। यहाँ अयोध्या एक जो है केवल हिंदुओं की पवित्र स्थलीय नगरी नहीं है, ये केवल मुसलमानों की नहीं है, केवल बौद्धों की नहीं है, केवल जैनियों की नहीं है,
ये सबके लिए पवित्र स्थल ही है। यदि 6 दिसंबर 92 को से पहले ऐसा कार्यक्रम हुआ होता तो मुझे लगता है कि 6 दिसंबर 92 की घटना नहीं होती। मंदिर में इफ्तार के एहतमाम से ये कहा जा सकता है कि अयोध्या में अभी भी गंगा जमनी तहजीब जिंदा है। कुछ शरपसंद अनासिर जरूर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, मगर अभी भी महंत युगल किशोर दास जैसे लोगों की कमी नहीं है, जो नफरत की तेज आंधियों के बीच भी मोहब्बत के शमा रोशन किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। भोपाल जेल में मुस्लिम कैदियों के साथ दोयम दर्जे का सलूक किए जाने पर भोपाल कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। आरिफ मसूद ने इस मामले में जेल डीजी पर न सिर्फ मुतासिबाना रवैये का इख्तियार करने का इल्जाम लगाया है, बल्कि ये भी कहा है कि जेल में मुस्लिम कैदियों को इफ्तार और दूसरी अशिया खुर्दनी मुहैया न करके जेल मैनुअल के खिलाफ वर्जी की जा रही है। इस पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद से खास बातचीत की। पूरे मुल्क में आम इंसानों के साथ साथ कैदियों को भी बहुत सारे हुकूक दिए गए हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि भोपाल जेल में जो रोजेदार कैदी हैं और दूसरे लोग हैं उनको जो बुनियादी जो सहूलियात है वो मुहैया नहीं की जा रही है। यही वजह है कि भोपाल एमएलए आरिफ मसूद साहब ने जो है सीएम को खत लिखा और मांग की है कि वहाँ पर जो कैदी हैं उनको अफ्तार और दूसरी जो सहूलियात है उनको मुहैया करें। आइए उनसे जानते हैं आरिफ मसूद साहब से, आखिर ऐसी क्या वजह है कि आपकी ही सरकार है और वहाँ पर इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। देखिए, इसमें बहुत बड़ा रोल अधिकारी की मानसिकता का है और जो डीजी जेल है उनकी मानसिकता बिल्कुल ठीक नहीं है। और पहले भी मुख्यमंत्री जी उनको कह चुके, 3 महीने पहले जेल मंत्री ने घोषणा करी सार्वजनिक मंगलवार के ऊपर कि हम ये सामग्री वितरण जेल मैनुअल के हिसाब से करेंगे। भोपाल प्रभारी मंत्री ने करी, मेरी डिमांड थी और उसको सबने माना, उसके बावजूद जारी नहीं कर रहे हैं और बार बार शासन को पत्र लिख रहे हैं। कल मैंने उस पर विधायक दल में इस बात को उठाया कि अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो जनता ने मुझे इंसाफ दिलाने के लिए हाउस में भेजा है और अगर मैं उनको इंसाफ नहीं दिला सकता और जुल्म के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता तो फिर मुख्यमंत्री जी को मुझे बताना चाहिए कि मैं क्या करूं। तो उस पर सीएम साहब ने बहुत गंभीरता से लिया और आज संभवतः उम्मीद है कि इस पर निर्णय होगा और तमाम जेलों के अंदर जो बंदी है, क्योंकि जाहिर है अभी बहुत सारे बंदी तो ऐसे जिन पर यह तय नहीं हुआ कि वो अपराधी हैं, बहुत सारे विचाराधीन बंदी हैं। किसी 1, 2, 4 बंदियों की वजह से सारे लोगों को प्रताड़ना करना ये सिर्फ जुल्म है और कुछ नहीं। और मुझे लगता है कि आज सरकार इस पर निर्णय लेगी। साहब, आपने कहा कि जो है जुल्म है, जो जेल मैनुअल जो कहता है तो जेल मैनुअल के मुताबिक तो तमाम चीजें मुहैया की जा सकती हैं, तो जेल मैनुअल को जो है फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है? मैंने यही क्वेश्चन रेस करा और एक कॉपी भी उनको लगा कर दी है जिसमें जेल मैनुअल में साफ साफ है कि सामाजिक संस्था और ये सामग्री दे सकती है। और हम तो कह रहे हैं जेल प्रबंधन खुद लेना, खुद ले चेक करे, इसका सुरक्षा से क्या वास्ता। जेल मैनुअल में खाने का सामग्री आपकी भी जा रही है, अगर कोई सामाजिक संस्था देती है आप बिल्कुल चेक करिए और सामान भिजवाइए, ये काम आपका है, ये जेल का यही तो काम है प्रबंधन का। वहाँ यही तो बेटा कि सुरक्षा भी बनी रहे और लोगों को सेहत का भी ख्याल रखा जाए। तो उनको कहा गया, हाईकोर्ट का भी एक मैंने उसमें उदाहरण दिया, एक पिटीशन पे हाईकोर्ट भी डिसीजन दे चुका है, लेकिन इन सबको ना मानना और पूरे हिंदुस्तान के जेल मैनुअल अलग हो जाना और मध्य प्रदेश का अलग होना, ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के नहीं भैया, तो भोपाल का मामला, क्योंकि भोपाल में जब भी इस तरह की बातें आती हैं तो एक उसको सिम्मी से जोड़ दिया जाता है। देखिए, ये एक सुनियोजित ढंग से बहुत अच्छा एक इन लोगों ने ऐसी मानसिकता के बैठे अधिकारियों ने एक फंडा निकाल रखा है, डराने के लिए, घबराने के लिए, लोगों को उचकाने के लिए। जहां ऐसा नाम ले दो, सिमी ले दो, कोई खूंखार आतंकवादी ले दो, तो जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो सब अलग हट जाएं डर के। तो इंसाफ के लिए तो हम लड़ेंगे, वो किसी के लिए भी लड़ना पड़े, किसी हद तक भी लड़ना पड़े, इंसाफ दिलाने के लिए लड़ेंगे। कोई भोपाल में पूरा सिमी इनकाउंटर से लेके पूरी सिमी गतिविधियों को चेक किया जा सकता है। भोपाल के लोगों ने कभी भी गलत गतिविधियों में साथ नहीं दिया, ना मैंने दिया, ना मेरे साथियों ने दिया, ना भोपाल की जनता ने दिया। शहर की जनता अमन पसंद है, अमन पसंद लोगों के साथ रहना चाहती है, लेकिन इस तरह का झूठा मनगढ़ंत एक स्टोरी बनाकर बाकी सबको प्रताड़ित किया जाए, ये नहीं हो सकती। तो आपके पास इस तरह की कुछ शिकायतें आई थी कि उनको अवतार और दूसरी चीजें नहीं मुहैया हो रही हैं? मैं तो अवतार से पहले से आ रही है। मैं तो राखी पे भी बोला था, राखी के ऊपर भी शुरू करा जाए। नवरात्रे के अंदर भी लोग व्रत रखते हैं हिंदू भाई हमारे, नवरात्रे का उनकी भी परेशानी है, क्योंकि मैंने तो जेल भुगती है ना, मुझे मालूम है जिस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर अचानक जेल के अंदर कभी सही इंस्पेक्शन कोर्ट के द्वारा हो जाए, अदालत आदेश करे, तो सब पोल खोल के रह जाएगी। जितने ये साफ साधु बन के बैठे हैं सब समझ में आ जाएगा कि जेल में किस तरह बंदियों को खाना दे रहे हैं।
हम देखते हैं कि आरिफ मसूद साहब का कहना है कि वो इंसाफ के लिए भोपाल की आवाम ने उनको जो है वोट दिया है और वो हक के लिए वो लड़ते रहेंगे और उनकी कोशिश यही है कि जेल मैनुअल को जो है फॉलो किया जाए और तमाम कैदी चाहे उनका मजहब कुछ भी हो उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। कैमरामैन उबैद के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। जोखा अल हारसी ने इंटरनेशनल मेन बुकर प्राइज जीत लिया है। अमानी मुसन्निफा को उनके नॉवल सेलेशियल बॉडीज के लिए इनाम दिया गया है। ये नॉवल 3 बहनों और उनके अज़वाजी रिश्तों पर मबनी है। दीगर जबानों की किताब के अंग्रेजी तर्जुमे के लिए इनाम दिया जाता है। अंग्रेजी क़ारीन के लिए कम आमेज खोजा अल हारसी ने आलमी अदब में बड़ी छलांग लगाई है। ओमानी मुसन्निफा के पहले नॉवेल का अंग्रेजी तर्जुमा सेलेस्टियल बॉडीज मगरिब व मशरिक में धूम मचा रहा है। जोखा को न सिर्फ क़ारीन हाथों हाथ ले रहे हैं बल्कि उस पर इनाम की बारिश भी हो रही है। ये इनाम 64,000 पाउंड्स पर मुश्तमिल है। इनामी रकम मुसन्निफा और मुतरजिम के बीच तकसीम की जाती है। मुसन्निफा को इनामी रकम से 50,000 पाउंड जबकि मुतरजिम को 14,000 पाउंड दिया जाता है। जोखा ये इनाम हासिल करने वाली पहली अरबी मुसन्निफ या मुसन्निफा है। नॉवेल की कहानी 3 बहनों और उनके शोहरों के गिर्द घूमती है जो मुख्तलिफ शहरों और मुल्कों में बरसरे रोजगार हैं। ओमान के रिवायती समाज के इर्तिखा को इन तीनों किरदारों के तवस्सुत से मुसन्निफा ने पेश करने की कोशिश की है। जोखा इनाम पाकर इंतहाई खुश हैं। इनका कहना है कि मालामाल अरबी तहजीब पर नए दरवाजे खुल गए हैं। नॉवेल की मुतरजिम मैरलिन बूथ हैं। बूथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अरबी अदब पढ़ाती हैं। बूथ के तर्जुमे को मौरिक बेटानी ह्यूजेस ने कहा कि मुतरजिम ने इंतहाई इख्तिसार से काम लिया है और उनके तर्जुमे में एक नगमगी व मौसीकियत है, यानी ये तर्जुमा आम बोलचाल की जबान और शायरी का हसीन इम्तिजाज है। बुकर इंटरनेशनल प्राइज जीतने के बाद जोखा को नेक ख्वाहिशात पेश करने वालों का तांता लगा है। इससे खब्र जोखा बच्चों के लिए 2 किताबें तसनीफ कर चुकी है। जोखा ने अरबी क्लासिकल अदब में PhD की है। इन्होंने ओमान और बरतानिया में तालीम हासिल की है। फिलवक्त जोखा अल हारसी सुल्तान काबोस यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर, ओपोजिशन को झटका। काउंटिंग के अमल में किसी भी किस्म की तब्दीली से इलेक्शन कमीशन ने किया है इनकार। प्रोग्राम के मुताबिक होगी काउंटिंग। वीवीपैट की गिनती EVM के बाद होगी। इस वक्त की काफी अहम खबर नाज़रीन, अपोजिशन को झटका लगा है। काउंटिंग के अमल में किसी भी किस्म की तब्दीली से इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया है। प्रोग्राम के मुताबिक ही काउंटिंग होगी, ऐसा इलेक्शन का कहना है। वीवीपैट की गिनती EVM के बाद ही होगी। बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।